जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस मॉडल पेपर सेट 1। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात हम बोलना चाहेंगे, बाद में याद करने की कोशिश मत करना, अभी सुन लो, समझ लो कि मेरे साथ साथ आपको भी याद हो गया। समझ पा रहे हो? यहां जो हम बोलेंगे समझ लेना कि मेरे दिमाग में घुस गया। ऐसा नहीं कि बाद में बैठ करके रिवाइज करेंगे, इठो याद करेंगे, कोई जरूरत नहीं यार, तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, जैसा मॉडल पेपर है वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछेगा। 40 प्रश्न रहेगा, 40 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, एक को आपको टिक करना है। समय मिलेगा 1.5 घंटा, पूरे 1.5 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 90 मिनट का टाइम रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, गलत उत्तर करने पर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से मेरी बात को समझना और मेरे साथ साथ याद करते जाना, ठीक है? बाद में मत सोचना कि बाद में हम रिवाइज करेंगे, अभी तुरंत याद करो मेरे साथ साथ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस का क्रांति कब हुआ दोस्तों? 1789 में, 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, घ नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक था, ठीक है? इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखने वाले का नाम है रूसो। क्या नाम है? रूसो। ऑप्शन नंबर ए यानी क नंबर आपका सही उत्तर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप सुने हो ना? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ठीक है, जिसने इटली का एकीकरण किया था, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। कितना ऑप्शन है भाई? ऑप्शन है आपका मेजिनी, ठीक है, ख नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं। 5वां है कि शुल्क संघ जाल्वे राइन, इसकी स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो जाल्वे राइन जो है ये एक शुल्क संघ था, इसकी स्थापना प्रशा के पहल पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, प्रशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये आपको तो याद होना ही चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और उस कैंपस में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। याद रखना कितना ऑप्शन है? 13 अप्रैल 1919। आपका ऑप्शन नंबर क करेक्ट है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। चलिए 7वां क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना हमारे बापू यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जिस भी ऑप्शन में उसको टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट होगा, 7 का ख। चलिए 8 नंबर है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, एक नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक। कितना ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन नंबर ग। याद रखना, ऑप्शन याद मत करना, मेन आंसर याद होना चाहिए, या फिर आपको एग्जाम में उल्टा भी करके देगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, और जो क्वेश्चन है उठो आंसर बन जाएगा तब। ठीक है, तब गड़बड़ नहीं कर देना। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद किसको कहा है? तो महात्मा गांधी को कहा है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। सुन लो, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन कितना में? गफ्फार खान, ग नंबर अब्दुल गफ्फार खान, ये होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यहां से आपका ज्योग्राफी शुरू होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का संसाधन होता है, एक होता है जैव संसाधन, ठीक है, बायोटिक रिसोर्स, एक होता है अजैव संसाधन, ठीक है, अबायोटिक रिसोर्स। तो याद हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर कितना संसाधन होता है? 2 संसाधन होता है। तो 2 जहां भी आपको टिक कर देना है, तो 2 है, ऑप्शन नंबर क सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होता है, तो वहां पर जो सिंचाई भी बहुत ज्यादा होता है, तो सिंचाई के कारण वहां भूमि निम्नीकरण होता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
मैक्सिमम इरिगेशन, ठीक है, ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई, बृहद सिंचाई, बहुत मात्रा में सिंचाई करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? ब्राजील में, रियो डी जेनेरी में। कब? 1992 में, 1992 में, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरी, जो कि ब्राजील में है। और यहां कब हुआ था? 1992 में, 1992 में। तो 1992 कितना नंबर ऑप्शन है? आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना में चलना है भाई? क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में काली मृदा होता है, गुजरात में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, जिससे कपास की खेती की जाती है। लेकिन राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है कि राजस्थान में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि कौन सा कमेंट जो है ये प्राणी जात और वनस्पति जात, मतलब पृथ्वी में जीव जंतु के लिए वो घट रहा है, तो इसका कारण नहीं है। कारण है नहीं, कारण नहीं है, पूछ रहा कौन सा कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए है कृषि का प्रसार। तो कृषि का प्रसार होगा तो जंगल को साफ करना होगा, तो कारण है। दूसरा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, देख सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो इससे भी आपका हो रहा है, वनस्पति जगत को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा पशु चारों ने ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। और चौथा है तीव्र औद्योगिकीकरण, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तब तो होगा ही होगा। तो गौ नंबर आपका करेक्ट आंसर है कि पशु चारण, ठीक है, और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये आपका कारण नहीं है। वनस्पति जात और प्राणी जात का लॉस इससे नहीं होता, बाकी तीनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर गौ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, तो इसका शुरुआत हुआ था 1973 में, 1973 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? क्या होगा? संकटग्रस्त जनजातियां, दुर्लभ जनजातियां, लुप्त जनजातियां और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा घ नंबर, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो यह करवाया था गुलाम वंश के एक शासक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई कौन था? इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश, याद रखना। चलिए नेक्स्ट में है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है, मतलब विपक्ष में तर्क है। क्या बोल रहा है? ऑप्शन एक देखो, विपक्ष में, सुनना, पक्ष में नहीं, विपक्ष में। क्या लिखा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो ये तो पक्ष हो गया, सही बोल रहा है। बी नंबर में है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ये भी सही बात है भाई, ये भी पक्ष में बोल रहा है। तीसरा नंबर में है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। अब यहां पर क्या बोलना है? और डी नंबर में है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो यह भी सही है। तो आपका जो ये क्या होगा? गौ नंबर विपक्ष में बोल रहा है, तो गौ नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पक्ष में नहीं है। चलिए 20 नंबर में कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर, नर्मदा रिवर इसका राइट आंसर होगा। तो जहां भी नर्मदा है उसको टिक कर दो, ऑप्शन नंबर गौ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्भर किया जा सकता है? किसी देश का डेवलपमेंट किस पर हम मान ले कि ये बढ़िया है तो विकास, ये बढ़िया है तो विकास। तो ऑप्शन आपके पास है प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, औसत शिक्षा दर ये भी जरूरी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति मतलब पीपल का हेल्थ कंडीशन ये भी जरूरी है, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, सब जरूरी है। तो 21 नंबर का घ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, ठीक है, किसी देश में 4 परिवार है, 4 फैमिली है, ठीक है, 4 परिवार है। कहता है कि इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है, यानी इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना है?
5,000। तो टोटल आय कितना हो जाएगा? 4 गुना 5,000 होगा कि नहीं? तो 4 गुना 5,000 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 20,000 निकल जाएगा। अब क्या पूछा है कि अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 4,000 और 7,000 11,000, 11,000 और 3,000 14,000। तो 20,000 में 14,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। तो 6,000 जहां भी है उसको आप टिक कर दीजिए। तो 6,000 ऑप्शन नंबर घ में है, तो घ आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है कि मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 23 का घ आपका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एक वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, 1,000 बच्चों में से, ठीक है, जिनका एज है 1 साल, ठीक है, यानी 1,000 में से कितना मर गया तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, मृत्यु दर या फिर औसत जन्म दर। तो इसको क्या कहेंगे? ये मरने की बात कर रहा है तो इसको कहेंगे शिशु मृत्यु दर। क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो हम आप लोगों को कई बार बताएं कि प्रथम क्षेत्रक जो होता है वो कृषि से संबंधित होता है, द्वितीय क्षेत्रक इंडस्ट्री, तृतीय क्षेत्रक सर्विस होता है। तो यहां पर वनोत्पाद, तो ये भी एक प्रकार का कृषि से ही संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 25 का ख आपका सही जवाब है। चलिए 26 नंबर में कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है कहलाते हैं। तो आपको हम एक बार क्लास में भी बताए थे कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। तो संगठित क्षेत्रक क्या होता है? उसका काम करने का टाइमिंग फिक्स होता है, उसका वेतन फिक्स होता है, उसको संडे वगैरह छुट्टी मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में वैसा कुछ होता नहीं है, आपको रात में भी काम करना पड़ेगा, कभी वेतन मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो जहां कोई ठौर ठिकाना ना हो, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या है? असंगठित है। तो इसमें पूछ रहा है कि यदि है तो क्या है? संगठित। तो इसका राइट आंसर होगा संगठित क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर क, यानी 26 का क आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हम फिर एक बार बता देते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्रक मतलब उद्योग, तृतीय क्षेत्रक मतलब सेवा, ठीक है, याद रहेगा। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड टर्टियरी सेक्टर सर्विस। ये 3 बातें याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन उसी पर है इसलिए हम पहले ही बता दिए। देखो 27 नंबर में है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है, ठीक है, ध्यान से सुनो। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। कहता है कि रमेश खेतों में काम करता है, मतलब कहां चल गया? प्राथमिक क्षेत्रक में। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्रक में। नरेश एक शिक्षक है, वो सेवा दे रहा है, तो ये तृतीय क्षेत्रक हो गया। राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, तो वो भी एक तृतीय क्षेत्रक हो गया क्योंकि वो लोगों को सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो आगे इसमें क्वेश्चन क्या जोड़ दिया है कि इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? मतलब कौन सेवा क्षेत्रक से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? जो शिक्षक है और जो ऑटो चलाता है, दोनों सेवा क्षेत्रक से जुड़ा हुआ हो गया। तो कौन कौन ऑटो चलाता है और कौन कौन टीचर है? तो यहां देख लेना कौन है आपका कि नरेश एक शिक्षक है तो नरेश हो जाएगा, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर, तो नरेश और राकेश जहां भी ऑप्शन टिक कर दो। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है मुझे ग नंबर, तो ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्या है कि रोशन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। अकुशल मतलब अनस्किल्ड, उसके पास कोई स्किल नहीं है, बेरोजगार है। लिखा है कि वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा। मनरेगा का आप नाम सुने हैं तो उसमें 100 दिन का आपको रोजगार का गारंटी मिलता है कि 1 साल में आपको 100 दिन काम जरूर मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है भाई कि लिखा है कि मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया है। रोशन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो 100 दिन का, तो 100 डेज आपको मिलेगा, तो 100 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग 28 का सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है।
मतलब साल में 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जाता है। इसके आगे लिखा कि लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, मतलब उसके साथ मिलकर के काम किया, परंतु वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, कुल उत्पादन जो होता था उससे ज्यादा नहीं हुआ। आगे क्या लिखा है कि करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, समझ में आ रहा? तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब जहां लोग दिखेगा कि वो काम तो कर रहा है लेकिन वो अंदर से बेरोजगार होता है, उसको जरूरत है 100 रुपया का लेकिन वो 80 में काम चला रहा है, तो समझ जाना कि वो प्रच्छन्न बेरोजगार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको क्या होता था कि इस पे लिखा था कि 20 क्विंटल गेहूं उपजा लेता है, अब एक तो और आ गया तो उसका डिमांड कौन पूरा करेगा? उसी 20 क्विंटल में काम चलाना पड़ेगा भाई। तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में आ गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब जहां लोग आपको काम करते तो दिखेंगे लेकिन वो अंदर से बेरोजगार होते हैं। यदि उसके मासिक खर्च यानी मंथली जो खर्च है घर का वो 200 रुपया है और उसका 150 में ही काम चलाना पड़ रहा है, तो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार। तो इसका राइट आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगार। 29 का ख आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर में है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? लास्ट प्रोडक्ट की गणना इसलिए की जाती है ताकि 2 बार गणना ना हो जाए। ठीक है, दोहरी गणना ना हो जाए, तो दोहरी गणना जहां भी आप टिक कर दो। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ताकि 2 टाइम्स काउंटिंग ना हो जाए। चलिए 31 नंबर में कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, क्या लिखा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है? हाँ भाई, लाभकर तो है ही। आगे लिखा है कि इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। क्या लगता है आपको? ऑप्शन ग है, यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। बिल्कुल नहीं बढ़ाती है। आगे लिखा है कि सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है। हाँ, बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, और ख नंबर में क्या था कि टकराव का अंदेशा घटता है। सही बात है, यदि आपको भी चुनाव में खड़ा होने का मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, तो कोई टकराव होगा ही नहीं। यदि आपको मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो मैं तो टकराव करूंगा भाई। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आना? तो क भी सही है, ख भी सही है, आपका ग गलत है और घ आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा? 31 का ग। यह अस्थिरता एवं क्या लिखता है? आपसी फूट को बढ़ाता है, कभी नहीं बढ़ाता है आपसी फूट को। गलत बात बोल रहा है। चलिए 32 नंबर, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ऑप्शन है फ्रेंच, डच, स्पेनिश, जर्मन। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश। बेल्जियम में स्पेनिश नाम का कोई लैंग्वेज बोलने वाला समूह नहीं है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? तो किसे राजभाषा घोषित किया गया था? सिंहली को। ठीक है, किसे घोषित किया गया था? सिंहली को। तो 33 का आपका घ नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में बना था, 1948 में। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948। ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की एक विशेषता नहीं है। देखो, यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। बिल्कुल होती है। जैसे भारत एक संघवाद है, तो राज्य सरकार है ना, केंद्र सरकार है ना, और यहां तो तृतीयक सरकार भी है, तो संघवाद है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। बिल्कुल सही बात है, हमारी भी नागरिकता एक ही है। झारखंड सरकार कोई नागरिकता नहीं दे सकती, बिहार सरकार नागरिकता नहीं दे सकती, सिर्फ नागरिकता देती है तो हमको केंद्र सरकार देती है। तो ये बात भी सही बोल रहा है। आगे लिखा कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते। कौन बोला भाई वर्णित नहीं होता? होता है। राष्ट्रपति का जो पावर है वो उतना ही करेगा ना, प्रधानमंत्री का जितना पावर है उतना ही करेगा, मुख्यमंत्री का जितना पावर है उससे बाहर वो कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। तो इस पे लिख रहा है कि अधिकार क्षेत्र आपका वर्णित नहीं है। कौन बोलता है भाई वर्णित नहीं है? वर्णित तो है कि नहीं? राज्यपाल क्या कर सकता है? इतना ही लिमिट है उसका। मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? इतना ही लिमिट है। तो सबके बारे में संविधान में वर्णित है भाई, ये गलत बात बोल रहा है। तो 35 का ग आपका गलत हो जाएगा। और घ भी पढ़ लेते हैं। देखो कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। बिल्कुल है। तो ग नंबर आपका
करेक्ट आंसर होगा, गलत बोल रहा है गौ नंबर। चलिए 36, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, भारत की अनुसूचित भाषा में 22 भाषा है जो संविधान के 8वीं सूची में रखा गया, और उसमें क्या है, अरबी, संथाली, मैथिली, असमिया, तो तीनों भाषा है, लेकिन अरबी भाषा इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क आपका 36 का क सही जवाब है। चलिए 37 नंबर में कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार संघ सूची, बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची। याद रखिएगा, राज्य सरकार जो काम करे, जितना उसका पावर है वो राज्य सूची में रहता है, केंद्र सरकार की जितना भी अधिकार है वो केंद्रीय सूची में रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है, तो उसको कहते हैं समवर्ती सूची। और घ नंबर में क्या लिखा है? स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, 3 सूची के अलावा और कोई सूची नहीं होता है। तो ये आपका घ नंबर गलत जवाब है। 37 का घ सुमेलित नहीं है। चले 38 नंबर में है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जान रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं? सत्ता का विभाजन हो रहा है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो बोल रहा है कि कौन सत्य है, कौन सही है? देखो ऑप्शन ए, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संवैधानिक बाध्यता है कि हर हर 5 साल में चुनाव होगा, नियमित है ना, होता ही है ना। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गया उसको हटाइए नहीं रहा है, दूसरा चुनाव ही नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ख लिखा कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, ये सही है, 92 में उठाया गया था। क नंबर लिखता है कि कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, नहीं है भाई, 1/4 पद कहां होता है, आप देख लेना, 1/4 पद नहीं होता है। आगे लिखा घ नंबर में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1992 में एक बढ़िया कदम उठाया गया था। 39 नंबर में कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन क है कि वर्ग विशेष के समूह, इसके सीधा में लिखा है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावे देने वाला संगठन, सही बात है। यदि मेरा कोई संगठन है तो मेरे ही बारे में फेवर करेगा। आगे लिखा है ख नंबर राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों को लामबंद करता है, सही बात है। आंदोलन, आंदोलन का परिभाषा ही लिखा है कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है, नहीं भी, ये भी सही है। और घ नंबर लिखे दबाव समूह, राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, तो दबाव समूह भाग नहीं लेते, एकदम दबाव डाल देते हैं। ठीक है, तो घ नंबर आपका गलत जवाब है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है भाई? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था। खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, बिल्कुल गलत। तृणमूल कांग्रेस, राजनीतिक दल, और आज श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। 3 ठो सुमेलित है, ठीक है, और कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका ख नंबर जो आपका सही जवाब होगा, खाद्य विक्रेताओं का संघ जो है वो दबाव समूह नहीं कहेंगे उसको। यदि कोई खाद्य विक्रेताओं का संघ है तो उसको किस आधार पर हम दबाव समूह कहेंगे, बताओ? ये गलत है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब सही है। चलिए, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, और मेरे ब्लॉग चैनल को जरूर देखना। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं, तो जा करके देखा करो, सपोर्ट किया करो। आगे भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन टेस्ट लेंगे हम, याद रखना।